अगर आप दिल्ली एनसीआर से हैं, इट्स वेरी वेरी गुड न्यूज फॉर यू, क्योंकि आप हमारे बैचेज ज्वाइन कर सकते हैं। बेस्ट फैकल्टी मैथमेटिक्स साइंस तो मैं खुद ही डील करता हूं, और यहां से आपको वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, साथ में आपका इंडिविजुअल काउंसलिंग होता है, जिसमें छोटी से छोटी चीजों के बारे में ध्यान दिया जाता है, बहुत बारीकी पे ध्यान दिया जाता है। हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे और अपना पूरा बेस्ट दे रहे होंगे। टुडे वी आर स्टडिंग अ न्यू चैप्टर, और आज हम बात करने वाले इस चैप्टर में, जिसमें हम बात करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के आगे के यानी कंपाउंड 1 के बारे में पढ़ने वाले हैं, राइट। तो आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि जो पी ब्लॉक आपने पढ़ा है, जिसमें 13, 14, 15 और आगे बाकी और भी है, ये टोटल 6 ग्रुप इसमें आते हैं, जिसमें से 3 के बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेरे वीडियोज़ को रेगुलर फॉलो करते हैं, देखते भी हैं, बट अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि आप नोटिफिकेशन ऑन कर ले चैनल सब्सक्राइब करके, ताकि आप हमारे साथ अपडेट रह सके। एग्जाम का टाइम नज़दीक आ चुका है। चलिए, बाकी आप वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट सेक्शन में आके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, या कोई भी चीज़ अपना प्रेजेंस दे सकते हैं, राइट। देखिए, हम बात करने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट का। तो पी ब्लॉक एलिमेंट में साहब क्या पढ़ना है? तो पी ब्लॉक एलिमेंट में देखिए यही सारे एलिमेंट्स है ना, बोलिए ये एलिमेंट है कि नहीं एलिमेंट है? तो इसमें ना अभी हम पढ़ेंगे एक एक ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ये ग्रुप 13 है, ये ग्रुप 14 है, ये ग्रुप 15 है, और अगला वाला जो चैप्टर होगा ना, इसके बाद वाला जो चैप्टर होगा यानी चैप्टर 20 जो होगा, ये चैप्टर 19 है। जो चैप्टर 20 होगा, चैप्टर 20 में हम फिर अगला पढ़ेंगे 16, 17 और 18 के बारे में पढ़ेंगे। तो 13 में देखिए यहाँ से स्टार्ट है 13, ये इसको बोलते हैं बोरॉन फैमिली, चूंकि बी शुरू में बोरॉन है, इसको बोलते हैं बोरॉन फैमिली। इसको बोलते हैं कार्बन फैमिली 14 वाले को। 15 वाले को बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। देखिए, इसको कई तरीके से आप याद कर सकते हैं, चाहे तो आप अपने तरीके से खुद भी ट्रिक बना लो, या यूट्यूब पर आप चाहो तो सर्च मार लो, या जो भी, यार देखो याद रखने से मतलब है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, देखिए बैगन, आलू, गाजर इन थैला। आई अगेन रिपीट, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। तो देखिए बी से हो गया बोरॉन, एल एल्युमिनियम हो गया, और मैंने नीचे लिख दिया Ga4 हो गया गैलियम, IN से आपका इंडियम हो गया, TL से थैलियम हो गया, इसलिए बोलते हैं बैगन, आलू, गाजर इन थैला। सेकंड 14 वाले की यदि हम बात करते हैं तो ये C4 कार्बन, सिलिकॉन, G से जर्मेनियम मैंने लिख दिया है, SN से स्टेनम होता है, इससे टीन, बहुत फेमस नाम है टीन, और PB को हम प्लम्बम यानी लेड के नाम से जानते हैं। तो इसको भी आप अपने तरीके से कर सकते हो, बट जो मेरे माइंड में रहता है, जैसे मैं करता हूँ, कार्तिक, शिव, गणेश, संग, पार्वती। कार्तिक हो गए, शिव हो गए, गणेश, संग, पार्वती। आपने ज्वाली देखा है कि भगवान शिव जो हैं उनकी पत्नी पार्वती हो गए, उनके 2 बेटे हो गए, गणेश और कार्तिक। कार्तिक बड़े लड़के हैं और गणेश छोटे लड़के हैं, तो बहुत फेमस है यार ये तो कार्तिक, शिव, गणेश, संग, पार्वती, इसी सीरीज में आपको ध्यान रखना। 15 वाले की बात करते हैं, तो 15 वाले में अभी ना यहाँ से चलेंगे ऐसे, नाइट्रोजन, P से फॉस्फोरस, A से आर्सेनिक में आएंगे, SB से देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पे स्टीबियम, और BI से मैंने बिस्मथ लिख दिया। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार। कहेंगे यार हमें टारगेट, सॉरी नाना पाटेकर जी, सॉरी ऐश्वर्या जी, ओ सॉरी, बस ट्रिक के लिए कर रहे हैं। आप लोग स्वस्थ रहें, आप बहुत अच्छे उम्दा कलाकार हैं, हम चाहते हैं आप स्वस्थ रहें, ठीक है। तो यहाँ हम ट्रिक याद रखेंगे, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार, मन में बोलना हेल्दी रहे भाई। तो नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार। तो ये कुछ ट्रिक है जिनसे आप ना इनको आप कमांड कर सकते हैं, अपने माइंड में रख सकते हैं। बाकी आप ध्यान से देखेंगे तो बोरॉन 5 है, तो कार्बन 6, तो नाइट्रोजन 7। बाकी देखिए 5 से सीधा 13 पे आ गया, फिर 13 से 31, 31 से 49, 49 से 81। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि आप देखेंगे तो सबके लास्ट में देखेंगे, जैसे देखिए 2p1, 3p1, 4p1, 5p1, 6p1। अच्छा, एक चीज और देखने को आपको मिलेगी, जो पीरियड होता है उसी के अलग होता है। जैसे ये सेकंड पीरियड में है तो 2 2 2, थर्ड पीरियड वाले में 3 3 3, 4 वाले में, लास्ट वाला बता रहा हूँ, ये केवल मैंने लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने नहीं लिखा है। और अगेन मैं कहता हूँ केमिस्ट्री में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आना चाहिए। इसमें देखिए 5th पीरियड में 5 5 5 और 6th पीरियड में 6 6 6। अब एक पीरियड की बात करते, एक ग्रुप की बात करते हैं, तो अगर 2p1 है तो यहाँ 3p1, 4p1, 5p1, 6p1, ये आपको कॉमन मिलेगा। वैसे ही यहाँ 2p2, 3p2, 4p2, 5p2 और 6p2। उसी यहाँ मिलेगा आपको 2p3, 3p3, 4p3, 5p3, 6p3। बाकी
NH2 2H2 ये सब तो मिलेगा ही आपको। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने बताया। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग द टॉपिक विद बोरॉन, हम बोरॉन से स्टार्ट करने वाले हैं, एंड देन वी स्टार्ट एल्युमिनियम। तो इस ग्रुप में केवल 2 पढ़ेंगे, बोरॉन के बारे में पढ़ेंगे, एल्युमिनियम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक वैसे ही 14 के बारे में केवल कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, सिलिकॉन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक वैसे ही 15 में हम नाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे, फास्फोरस के बारे में पढ़ेंगे। बोले सर काई कोई इतना पढ़ेंगे, बाकी सब क्या नहीं पढ़ना है क्या? तो बाकी सब का अब नहीं दिया है तो अब क्या कर सकते हैं, आपके सिलेबस में है ही नहीं तो क्या करेंगे? अब मन लग रहा है पढ़ने का तो पढ़ सकते हैं आप, फिर बाकी आपके सिलेबस में नहीं है। देखिए बोरॉन से हम लोग स्टार्ट करते हैं जल्दी से फटाफट। तो बोरॉन का सिंबल बी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया बोरॉन का लिखेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p1 हो जाएगा, राइट। और हम इसमें देखेंगे कि कुछ कंपाउंड्स पढ़ना है बोरॉन का। क्या पढ़ना है? कुछ कंपाउंड्स पढ़ना है, जिसमें से एक कंपाउंड आपको पढ़ना है बोरिक एसिड पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बोरिक एसिड, H3BO3, दिस इज द बोरिक एसिड। बोरेक्स के बारे में पढ़ना है, Na2B4O7 × 10H2O। डाई बोरेन के बारे में पढ़ना है, B2H6। और बोरोन ट्राईफ्लोराइड यानी BF3 के बारे में पढ़ना है आपको। आगे बात करते हैं, देखिए एल्युमिनियम के बारे में पढ़ना है। तो एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चूंकि 13 में आता है तो 3s2 3p1 लास्ट में होगा, लेकिन उससे पहले 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 टोटल आप जोड़ेंगे 13 हो जाएगा। 2 2 4 2 6 4 10 10 2 12 1 13। इसमें आप पढ़ेंगे तो एक एल्युमिनियम ट्राईक्लोराइड के बारे में पढ़ना है जो आपके सिलेबस में AlCl3, और एक डबल साल्ट के बारे में पढ़ना है जिसमें एलम के बारे में दिया है और पोटास एलम के बारे में दिया है। पोटास एलम बहुत ही फेमस, इसका फॉर्मूला आप याद रखना है, जैसे K2SO4 हो गया, डबल साल्ट होता है, मिक्स होता है ये, और एक साल्ट और होता है Al2SO4 का होल थ्राइस होता है। तो यहाँ पर जो है इंटू 24H2O लेते हैं, तभी ये वाटर के प्यूरिफिकेशन में भी काम आता है। तो इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं। उसके बाद जो है फिर हम आगे बढ़ जाएंगे सीधे कार्बन पे और सिलिकॉन पे। फिर इनके कार्बन कुछ कंपाउंड पढ़ेंगे, सिलिकॉन कुछ कंपाउंड पढ़ेंगे, फिर हम नाइट्रोजन पे आ जाएंगे, फिर हम फास्फोरस पे आ जाएंगे, फिर नाइट्रोजन कुछ कंपाउंड पढ़ेंगे, कुछ फास्फोरस का पढ़ेंगे, कुछ रिएक्शंस पढ़ेंगे, और इसी के साथ कुछ अच्छी जानकारी के साथ चैप्टर को हम दी एंड कर देंगे, राइट। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने ऐसे करके अपने कोचिंग का एक विजिटिंग कार्ड भी बनाया था। देखिए इसमें, तो इसमें पूरा का पूरा पीरियडिक जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है पूरा इस चार्ट में पूरा मैंने इसी विजिटिंग कार्ड में दे दिया, और पीछे जो है पूरा प्रॉपर्टी दे दिया कि पीरियड के अलॉन्ग, ग्रुप के अलॉन्ग क्या क्या चीज़ें घटती है बढ़ती है। मुझे अच्छे से याद है जब मैं गया था, जो कार्ड वाला बनाता उसके पास गया था, तो उसने साफ साफ मना कर दिया था, कहा था कि ये वाला चीज़ पॉसिबल नहीं कितने छोटे विजिटिंग कार्ड में आ जाए। मैंने बोला भाई तुम करोगे कि नहीं करोगे, या कहीं और दुकान जाए? बोला नहीं मैं कर दूंगा, आप अपने जिम्मे, मेरे कुछ नहीं। मैंने बोला तुम करो तो सही। और ये पूरा डिजाइन मैंने बना के दिया था अपने फ़ोन से, पीछे का भी डिजाइन मैंने बना दिया था अपने फ़ोन से, उसे कुछ नहीं करना पड़ा था। बस उसे मैंने बोला तुम केवल इसको सेट करो और क्लियर करो, और देखिए पूरा का पूरा दिखाई देता है। मतलब एक छोटे से कार्ड में ये सारी चीज़ें आ गई हैं यहाँ पे। तो ऐसे करके मैंने बनवाया था। खैर, तो आपके पास भी अगर ये अवेलेबल हो तो आपके घर में भी होना चाहिए मॉडर्न पीरियडिक टेबल का। आगे बात करते हैं यहाँ पे। देखिए तो बोरॉन के बारे में बता दिया मैंने, अब पढ़ते हैं बोरिक एसिड के बारे में। सबसे पहले हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? बोरिक एसिड के बारे में बात कर रहे हैं। तो बोरिक एसिड क्या होता है? बोरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, जो आपको स्क्रीन पर भी दिखेगा, H3BO3 इसका फॉर्मूला होता है। और मैं कुछ चीज़ आपको बता दूं कि बोरिक एसिड जो बिहेव करता है वो वीक लिविस एसिड की तरह rather than a protonic acid because it combines with hydroxyl ion OH-। आप कहेंगे सर OH- कैसे आ गया यहाँ पर? तो हाइड्रोक्सिल आयन ऑफ OH- ऑफ वाटर टू लिबरेट हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव। सो यहाँ पर देखिए जो दिखाया गया है, जो आपको स्क्रीन पे आ रहा है, बोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? BOH का होल थ्राइस। कहेंगे यहाँ पर तो सर लिखा हुआ H3BO3, तो देखिए 3 हाइड्रोजन है कि नहीं है, 3 ऑक्सीजन है कि नहीं है? यस सर है। तो क्या उसको OH का होल थ्राइस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो BOH का होल थ्राइस बोरिक एसिड हो गया प्लस 2H2O। तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर रिएक्शन देखेंगे ध्यान से, तो जो H2O है एक्चुअली H2O ने क्या किया यहाँ पर ध्यान से, H3O पॉजिटिव बना दिया, यानी कि यहाँ पर H+ उसको मिल गया। तो H+ मिल गया तो क्या बन गया? H3O पॉजिटिव, तो इस पर एक माइनस चार्ज आ जाएगा और वो बन जाएगा BOH का होल 4, और पूरे पावर, पूरे का चार्ज कितना आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, राइट। ये तो चीज़ें समझ में आ गई आपको। देखिए इसका स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड की बात करते हैं। देखिए एक बोरिक एसिड का जो स्ट्रक्चर बनता है बच्चों, यहाँ पर मैं बना के आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए ये वाला B है यहाँ पे, अब देखिए ध्यान से, ये वाला एक O यहाँ से कनेक्ट हो गया, समझ में आ रहा है, लेकिन हमेशा O जो है डबल बॉन्ड के साथ होता है, तो एक H यहाँ पर हो गया ये आपका।
उसी तरीके से अगर इस वाले O की बात करेंगे तो ये भी जो है नीचे एक H से कनेक्ट होगा, और इस वाले O की बात करते हैं तो ये भी जो है आगे एक H से कनेक्ट होगा। तो आप B के करस्पॉन्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर OH बना दिया, इसने OH यहाँ पर ले लिया, ये OH जो है ये ले लिया यहाँ पे। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। इसी स्ट्रक्चर की वजह से आपस में ही इनके एक मॉलिक्यूल के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो है यहाँ पर देखेंगे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगता है, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो डॉट 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 आपको दिखाया गया है, जिसकी वजह से इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे ये सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कनेक्ट होते हैं। तो ये जो है 2 डायमेंशन सीट में बड़े आराम से आ जाते हैं। और ये जो सीट होते हैं ये वैंडरवाल बिग वैंडरवाल फोर्स से कनेक्ट होते हैं। तो इनका जो क्लीवेज है आप बोल सकते हैं एक सॉलिड स्ट्रक्चर जैसा होता है, गुच्छों में पाए जाते हैं, जैसे फ्लैक्स जिसको बोलते हैं, गुच्छों में पाए जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी, थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है, बाकी जो है आपका एक फार्मूला ध्यान रखना है, बस इससे ज़्यादा नहीं दिया है। आइए आगे बात करते हैं बोरेक्स के बारे में। तो फटाफट देखते हैं बोरेक्स के बारे में क्या कहता है। तो यदि हम बोरेक्स की बात करते हैं तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा बोरेक्स का जो फार्मूला होता है वो क्या फार्मूला होता है बोरेक्स का, बोलो बोरेक्स का फार्मूला क्या है। यहाँ पर बोरेक्स का फार्मूला है भाई साहब Na2B4O7 × 10H2O, ये बोरेक्स का फार्मूला है। तो बोरेक्स क्या है, इट इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड विच लूजेज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑन हीटिंग। ऑब्वियसली जब आप गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद क्या होगा, ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है ये वाला, ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है ये क्या हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा, ये हट जाएगा यहाँ से। समझ में आ रहा है। इट ऑकर्स एज ट्विंकल इन ड्राइड अप लेक्स इन इंडिया, यानी आप देखेंगे जो भारत के सूखे झील होते हैं उनमें एक ट्विंकल के रूप में पाया जाता है। ट्विंकल क्या होता है, एक्चुअली मिनरल होता है, बोरॉन का एक मिनरल होता है जिसको हम बोल सकते हैं ट्विंकल के नाम से जानते हैं, हिंदी में सुहागा भी इसको कहते हैं। आगे बात करते हैं फोर्थ डाई बोरोन के बारे में जानते हैं कि डाई बोरोन जो है B2H6 इसका फार्मूला होता है। आप देखिए डाई बोरोन का फटाफट देख लेते हैं हम लोग। डाई बोरेन है। द कंपाउंड्स ऑफ बोरोन विथ हाइड्रोजन आर कॉल्ड बोरो, क्या लिखा है आप देखेंगे, बोरोन्स। जो कंपाउंड्स होते हैं हाइड्रोजन के साथ उसको हम क्या बोलते हैं, तो हम लोग उसे बोरोन्स बोलते हैं। 2 इंपॉर्टेंट सीरीज ऑफ बोरोन्स आर क्या है, BnHn+4, यानी जितना आप नंबर B का लेंगे उसमें +4 कर देंगे तो हाइड्रोजन का हो जाएगा। और दूसरा होता है जितना B का आप लेंगे Bn, उसमें अगर आप +6 कर देंगे तो हाइड्रोजन का आ जाएगा। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बोरेन इज डाई बोरेन, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है जिसमें B2H6 इसका फार्मूला है, विच इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा यहाँ पर कि स्ट्रक्चर में क्या है कि आपने देखेंगे यहाँ पर जो B है, ध्यान से देखना, जो B है वो सबसे पहली बात तो B2H6 है, तो 2B हो गया यहाँ पे। बाकी हाइड्रोजन की बॉन्डिंग आप देखेंगे तो जो हाइड्रोजन यहाँ पर बॉन्डेड है, जो हाइड्रोजन यहाँ पर सेट किया गया है, वो तो बीच वाला हाइड्रोजन जो बिल्कुल दिया गया 134 पिकोमीटर इसका जो है बॉन्ड लेंथ के हिसाब से। लेकिन साइड वाले जो 2 हाइड्रोजन है उसमें से आप देखेंगे एक डार्क लाइन में दिया है और एक देखिए बोल्ड में दिया है और एक देखेंगे डॉट 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 में दिया है। तो इस स्ट्रक्चर में जो है साफ साफ लिखा हुआ है कि इन द स्ट्रक्चर ऑफ डाई बोरेन 2 बोरोन एटम एंड 4 टर्मिनल H एटम्स लाइन इन 1 प्लेन, एक प्लेन में है। द रिमेनिंग 2H एटम्स फॉर्म अ ब्रिज, जो बाकी जो शुरू बीच का 2 है वो क्या बनाते हैं, ब्रिज की तरह काम करते हैं बिटवीन B एटम्स, दोनों B एटम के बीच में, विच लाई अबव एंड बिलो द प्लेन। ठीक है, जो कि ऊपर और नीचे ये आप देख सकते हैं। इसका मतलब सिंपली यहाँ पर है कि ये जो डॉट डॉट वाला लाइन है वो बता रहा है कि वो नीचे की ओर है, यानी प्लेन के नीचे है। जैसे आप कोई भी प्लेन ले लेते हैं, जैसे मान के चलिए मैं एक प्लेन लेता हूँ, ये वाला प्लेन मैंने लिया, इस प्लेन के ये नीचे का हो गया बॉन्डिंग, यहाँ पर देखिए ये बॉन्डिंग नीचे का हो गया और ये बॉन्डिंग जो है ऊपर का हो गया आपका। तो ये डॉटेड होता है और बोल्ड वाला जो होता है वो इसके मान लीजिए जो पेज होता है पेज से ऊपर निकलता हुआ, यानी कि अब मान के चलिए ये वाला है यहाँ पे, तो इससे निकलता हुआ ऊपर की ओर जाता हुआ इस बोल्ड हो गया। और अगर आप ऐसे कर लीजिए, आप ये आपके सामने जो आएगा ये बोल्ड हो गया और पीछे की ओर जो जा रहा है वो डॉट 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 में हो गया आपका, राइट। आगे बात करते हैं हम लोग फिफ्थ वाले की बात करते हैं, यानी कि हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, बोरोन ट्राईफ्लोराइड के बारे में बात करने वाले हैं और इसी के बारे में पढ़ना भी है आपको, लास्ट है ये बोरोन फैमिली में। तो कहता है कि द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ BF3, ध्यान से आप देखेंगे यार, खुद भी बना के देख सकते हैं BF3 का। देखिए BF3 में क्या होता है, बोरोन का आप देखेंगे ध्यान से, तो जो बोरोन होता है वो 5 नंबर पे होता है। तो बोरोन 5 नंबर पे होता है, तो इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई अगर आप बनाते हैं 1s2 2s2 या
KLM भी अगर आप बनाते हैं तो 2 और 3 जाता है, 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास आउटर मोस्ट में रहने वाला है। और F3 का मतलब एक F यहाँ ले लीजिए, एक F यहाँ ले लीजिए, एक F यहाँ पर आप ले लीजिए। ये अगर आप F लेते हैं, फ्लोरीन जो है आता है 9वें नंबर पे, यानी कि आप 9वें नंबर में देखेंगे 2 और 7 का कॉम्बिनेशन है, यानी 7 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है। तो अगर मैं यहाँ पे जो है ब्लू मार्कर से बना के आपको दिखा दूँ कि जैसे देखिए यहाँ पर जो है 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। और बाकी मैं आपको रेड पेन से दिखा देता हूँ कि यहाँ पर बोरोन का मान के चलिए ये वाला 1, ये इसका 1 और ये इसका 1। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर आपके सामने बनकर क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है, यह स्ट्रक्चर आपका बन जाता है यहाँ पे। अच्छा, अब इस स्ट्रक्चर में ध्यान से देखेंगे, क्योंकि बोरोन तो 5 नंबर पर ही आने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर में देखेंगे ये वाला अपना इसने कंप्लीट कर लिया, अपना ये वाला इसने कंप्लीट कर लिया और ये वाला इसने कंप्लीट कर लिया। बात रह गई किसकी, बात रह गई बोरोन की। तो बोरोन में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी। यहाँ पर देखिए ये है 2, ये 2 4 और ये 2 6। क्या लिखा है, 2 2 4 और 2 6। वो बाई मिस्टेक आपको दिख रहा है 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दिया है। देखिए बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। बोरोन चाहता 8 इलेक्ट्रॉन करना, तो इसकी मजबूरी है जहां से भी लेगा 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। इसी वजह से मैं आपको दिखाता हूं, जब NH3 आता है, यानी कि हम NH3 लेते हैं, यहाँ पर NH3 लेते हैं, तो NH3 का स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखेंगे तो नाइट्रोजन जो होता है वो 5 नंबर, ये 7 नंबर पे होता है, यानी 2 और 5। तो NH3 में एक H इधर हो गया, एक H इधर हो गया, एक H इधर हो गया, तो एक एक तो यहाँ बना लिया, एक एक यहाँ बना लिया, एक एक यहाँ बना लिया। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन ये बचता है, ये लोन पेयर, ये इसको देता है कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग से, इसको देता है ऐसा करके, एरो करके दिखाती है, ये भी एक बॉन्डिंग है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में आ जाता है ये। तो ये स्ट्रक्चर बना देता है ये। या अगर इसकी जगह पे आप ईथर लेंगे, जिसमें से आप देखेंगे यहाँ पे ईथर में एक C2H5 और C2H5 का अगर ईथर लेंगे तो वहाँ ऑक्सीजन का एक लोन पेयर एक ले लेगा। तो जैसा कि डायग्राम में आपको दिया है यहाँ पे, तो एक लिविस एसिड की तरह बिहेव करता है। यानी आपसे पूछे कि वो जो बोरोन ट्राईफ्लोराइड है वो कैसा है, तो लिविस एसिड है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये प्रोटॉन को क्या कर रहा है, यहाँ ध्यान से देखेंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट कर रहा है। और लिविस एसिड क्या कहता है, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसे लिविस एसिड कहते हैं। चलिए आगे हम थोड़ा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। BF3 का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा यहाँ पे। तो यदि आप BF3 के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे बात करते हैं तो होता क्या है, BF3 के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इनके आपस में ध्यान से देखेंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ, इनके आपस में ही यहाँ रेजोनेंस बन जाता है। कैसे रेजोनेंस बनता है, देखिए समझते रेजोनेंस कैसे बनता है, थोड़ा समझना है इसको आपको। देखिए ये लोन पेयर है कि नहीं इसके पास, ये देखिए ये लोन पेयर है कि नहीं इसके पास, ये लोन पेयर है कि नहीं इसके पास, है कि नहीं लोन पेयर। तो अब क्या करता है, ये इन्हीं में से किसी एक से ये लोन पेयर लेना चाहता है, समझ में आ रहा है। तो जब इन्हीं में से किसी एक से लेगा तो स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा कि BF3 का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, जिसमें पहले वाले ऊपर वाले फ्लोरीन में एक एरो दिया गया एरो। फिर देखेंगे दूसरे वाले में ये शिफ्ट कर गया दूसरे वाले फ्लोरीन पे, और ये शिफ्ट कर गया तीसरे वाले फ्लोरीन पे। तो BF3 को हम लोग एज ए कैटलिस्ट भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में इस्तेमाल करते हैं और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में भी काम करते हैं। तो ये देखिए चांस बनता है BF3 से सवाल पूछने का, तो इन सब में BF3 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस पर ध्यान देना है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, एल्युमिनियम की बात करते हैं। तो जैसा कि एल्युमिनियम मैंने आपको बताया कि एल्युमिनियम में जो है आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है एल्युमिनियम ट्राईक्लोराइड के बारे में पढ़ना है, AlCl3 के बारे में पढ़ना है, राइट। देखिए मैं इस तरीके से क्यों पढ़ा रहा हूँ, टाइम बचाना चाहता हूँ मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम बहुत लंबा खींचूँ, और मैं चाहता हूँ कि आपका कोशिश मेरी रहती है 1 शॉट या 2 शॉट में चैप्टर ही खत्म कर दूँ आपका। तो इसीलिए इतने सारे थ्योरी हैं, इतने सारे रिटन हैं कि अब मैं बोर्ड पे लिखूंगा तो मुझे प्रॉपरली बहुत टाइम लग जाता है। तो इसीलिए मैं एडिट करने के टाइम में केवल वहाँ पर वो पिक्चर लगा देता हूँ और आपको चीज़ें क्लियर हो जाती है। देखिए एल्युमिनियम ट्राईक्लोराइड की बात करते हैं। इट एग्जिस्ट एज ए डाइमर एट रूम टेम्परेचर। देखिए जब डाइमर की बात करेगा ना, जहाँ भी बच्चों डाइमर पूछेगा तो आपको क्या करना, जो फार्मूला होता है ना किसी मॉलिक्यूल का, एक वैसा ही और मॉलिक्यूल लेना है सेम फार्मूले का और दोनों को ज्वाइंट करना, इसी को बोलते हैं डाइमर। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। तो इट एग्जिस्ट एट डाइमर एट रूम टेम्परेचर एंड एज मोनोमर एट हाई टेम्परेचर। अगर आप हाई टेम्परेचर देंगे तब तो ये AlCl3 के फॉर्म में सिंगल मॉलिक्यूल के रूप में होगा, बट अगर आप रूम टेम्परेचर की बात करेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। अगर आप रूम टेम्परेचर की करेंगे तो यहाँ पर ये डाइमर के रूप में होगा, बट अगर आप हाई टेम्परेचर देंगे तो ये मोनोमर के रूप में होगा।
AlCl3 के देखेंगे स्ट्रॉन्ग लिविक एसिड होता है, क्योंकि अगर इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो AlCl3 का थोड़ा स्ट्रक्चर हम बना के चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि कैसा इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मेट जा रहा है। तो देखिए अगर मैं AlCl3 का बनाता हूँ, एल्युमिनियम 13 होता है, यानी मैं लिखता हूँ एल्युमिनियम Al लिखता हूँ, यहाँ Cl लिखता हूँ, यहाँ Cl लिखता हूँ और यहाँ पर Cl लिखता हूँ। तो एल्युमिनियम का आपको बेहतर तरीके से मालूम है, 13 का मतलब हो गया कितना, 2 8 2 8 10 और 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर। क्लोरीन भी एक एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, क्योंकि ऑलरेडी क्लोरीन के पास क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से जो है आप ध्यान से देखेंगे तो हो क्या रहा है, ये जितने भी क्लोरीन है सब अपना 8 कंप्लीट कर ले रहा है, सब अपना 8 कंप्लीट कर रहा है। लेकिन जो एल्युमिनियम है वो अगेन केवल 6 ही कंप्लीट कर पा रहा है। देखते हैं 2 2 4 2 6, यानी देखते हैं केवल 6 कंप्लीट कर पा रहा है, केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, जबकि 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है। सो अगेन ये चाहेगा, जैसे कि आपने देखा था यहाँ पर BF3 में, वैसे ही AlCl3 में चाहेगा कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए। तो जब ये डायमर का फॉर्मेट करेगा बच्चों, तो डायमर के फॉर्मेट में हम ध्यान से देखेंगे कि जितने भी क्लोरीन है सबके पास कितने दिखते हैं, 3 लोन पेयर है, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, तीसरा लोन पेयर, यानी 1 लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उसको हम लोग लोन पेयर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो है एल्युमिनियम जो है जब ये डायमर बनाएगा तो किसी एक क्लोरीन से, देख रहे हैं एक एरो दिख रहा होगा आपको, यानी किसी भी एक क्लोरीन से, किसी भी एक क्लोरीन के आप ये ले लेगा, किसी भी ले लेगा। तो यहाँ पर भी जब स्ट्रक्चर बनता तो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है AlCl3 का और AlCl3 का, तो बन गया Al2Cl6 बन गया यहाँ पे। इसके रिएक्शन की अगर बात करते हैं, अगर आप Al2Cl6 को H2O से रिएक्ट करते हैं तो ये जो बनाता है AlH2O का होल 6 बनता है, और आप अब इसके जाते हैं ऊपर में, चार्ज की बात करते हैं ऊपर 3 चला जाता है, प्लस Cl क्या, तो ऑब्वियसली Cl माइनस में ही बनेगा, Cl माइनस में चला जाएगा। तो ड्यू टू इट्स लिविस एसिड्स कैरेक्टर एंड हाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड इज यूज्ड एज कैटलिस्ट इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो अगेन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में इसको कैटलिस्ट के रूप में लिया जाता है, क्योंकि ये कैसा रिएक्शन है, एक लिविस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, जैसे कि BF3 कर रहा था। यानी एक बात यहाँ निकल के आ रही है कि जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है आपका, उसमें जितने लिविस एसिड आ रहे हैं, कंपाउंड्स आ रहे हैं आपके, वो एज ए यहाँ कैटलिस्ट के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये भी आपको पॉइंट कर लेना है अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में, कहीं भी आपको ये चीज़ें नोट कर लेनी है। देखिए तो अब तक हमने क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट नोट की। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि BF3 इंपॉर्टेंट है, इससे लग रहा है चीज़ें पूछी जा सकती है। AlCl3 पे आपको फोकस करना है, चीज़ें पूछी जा सकती है। आइए आगे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डबल सॉल्ट के बारे में बात करते हैं। जो मैंने बोला था एल्युमिनियम जो है वो एक और डबल सॉल्ट के रूप में होता है, जिसमें एक तो एलम होता है, दूसरा होता है पोटास एलम। तो पोटास एलम तो पहले ही मैंने क्लियर कर दिया, इसका फॉर्मूला होता है K2SO4 इंटू Al2SO4। यहाँ देखेंगे डबल सॉल्ट है, ये एक सॉल्ट हो गया और ये दूसरा सॉल्ट हो गया, बाकी तो ये वाटर का मॉलिक्यूल है। तो 2 सॉल्ट मिलके बना, इसलिए ये डबल सॉल्ट में चला जाता है, इसको पोटास एलम के नाम से जानते हैं। और ये फार्मूला आपको कंप्लीट रखना है, ये सिंपल है। देखिए एक पोटासियम का SO4 सल्फेट आयन के साथ कर लेना है आपको, और एक एल्युमिनियम का करना है, मतलब पोटासियम और एल्युमिनियम। देखिए पोटासियम के एल्युमिनियम एल, तो देखिए यहाँ डॉट लगाते हैं तो पोटासियम SO4 बना देगा यहाँ पर, तो यहाँ 2 आ जाएगा, SO4 2 माइनस होता है। एल्युमिनियम का देखेंगे SO4 लिखेंगे तो वैलेंसी एक्सचेंज करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, और बाकी इंटू 24 H2O कर देंगे यहाँ पे। तो बहुत सिंपल है, पोटासियम एल्युमिनियम का कॉम्बिनेशन है और कुछ नहीं है। फिर भी एक बार देख लेते हैं। व्हेन 2 डिफरेंट सॉल्ट्स आर मिक्स्ड इन इक्विमोलिकुलर प्रोपोर्शन एंड द सॉल्यूशन इज अलाउड टू क्रिस्टलाइज अ न्यू सॉल्ट फॉर्म, जिसको हम लोग डबल सॉल्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फेरस अमोनियम सल्फेट की बात करते हैं, तो देखिए फेरस अमोनियम सल्फेट में क्या है, देखेंगे ध्यान से, FeSO4, फिर अमोनियम भी है तो अमोनियम भी रहेगा। एक चीज़ आप देखेंगे यहाँ पर जो इसका नेगेटिव पार्ट है, सल्फेट है तो यहाँ भी सल्फेट होगा, केवल पॉजिटिव वाला चेंज कर रहा है, जैसे यहाँ पोटासियम एल्युमिनियम चेंज हुआ, बाकी SO4 दोनों में है आपका। इनटू वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर होगा। ये डबल साल्ट है फेरस सल्फेट का और अमोनियम सल्फेट का, और इसको हम लोग मोर्स सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? मोर्स सॉल्ट के बारे में भी जानते हैं, MOHR एपोस्ट्रोफेस मोर्स सॉल्ट के बारे में जानते हैं। ये भी आपको नोट कर लेना है, क्योंकि जब आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मोर्स सॉल्ट, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, या पूछ दे कि मोर्स सॉल्ट में जो है किन किन सॉल्ट का कॉम्बिनेशन है, तो फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, ऐसा करके अगर ऑप्शन आपको दे दे तो ये भी आप यहाँ से पूछा जा सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जैसे कि पोटास एलम का फार्मूला ध्यान रखना है।
द डबल सल्फेट्स ऑफ यूनिवैलेंट कैटायन सच है, जैसे NH4 प्लस ले लिया, यहाँ K प्लस ले लिया यहाँ से, या आप Al3 प्लस ले लिया, या क्रोमियम 3 प्लस ले लिया, या आयरन का Fe3 प्लस ले लिया। इन सब को हम लोग क्या बोलते हैं, जो आपका कैटायन से, इसी को हम लोग एलम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एलम्स बोलते हैं। यानी कि आप देखेंगे यहाँ से क्या निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है K प्लस, यहाँ से निकल रहा है Al3 प्लस। तो ये जो कैटायंस होता है इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एलम्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? एलम्स बोलते हैं। द जनरल फार्मूला ऑफ एलम्स अगर आप निकालते हैं तो SO4 के साथ हम लोग करते हैं। SO4 में कैसे करते हैं? तो इसमें देखिए NM लिखा है इन्होंने, NM SO4 का होल ट्वाइस इंटू 12H2O। N क्या है? मोनोवैलेंट लार्ज कैटायन, जैसे K प्लस ले सकते हैं या NH4 प्लस ले सकते हैं। और M होता है ट्राईवैलेंट। तो देखिए एक मोनोवैलेंट एक ट्राईवैलेंट। तो ध्यान से देखेंगे K यहाँ पर जो है मोनोवैलेंट है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? प्लस है, प्लस चार्ज है पोटासियम पे। एल्यूमिनियम ट्राईवैलेंट है, क्योंकि इस पे 3 पॉजिटिव चार्ज है। तो हमेशा मोनोवैलेंट और ट्राईवैलेंट के रूप में जब लेते हैं तो इसका ज़्यादा होता है। ऊपर भी हमने अगर आयरन का लिया होगा तो उसमें आप देखेंगे आयरन का Fe3 प्लस लिया है, जबकि NH4 प्लस में होता है। यानी कि एक चार्ज प्लस वाला लेंगे, मोनो वाला लेंगे, एक 3 प्लस वाला लेंगे। यहाँ पे कुछ फार्मूला दिया है सम एलम्स का, जैसे कि आप देखेंगे अमोनियम एलम दिया है, जिसमें NH4 है, Al है, SO4 का होल ट्वाइस इंटू 12H2O, इसको अमोनियम एलम कहते हैं। और इसी तरीके से आप देखेंगे पोटास एलम का दिया KAlSO4 का होल ट्वाइस इंटू 12H2O हो गया यहाँ पर आपका। इसके अलावा आप देखेंगे क्रोम एलम दिया है KCrSO4 का होल ट्वाइस इंटू 12H2O। जनरल फार्मूला के हिसाब से बात करते हैं तो एक्चुअली एलम्स कंटेन्स 24 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन देयर फार्मूला। एक्चुअली में ये 12 नहीं 24 ये प्रेजेंट रखते हैं। और जो एलम्स होते हैं वो आइसोमोर्फस होते हैं एज दे फॉर्म सेम टाइप ऑफ क्रिस्टल, एक ही तरह क्रिस्टल ये बनाते हैं। पोटास एलम इन सब में बड़ा ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर जो है जब आप 24H2O लेके चलते हैं तो ऑटोमेटिक जो है SO4 फिर K के पास भी आ जाता है और Al के पास सेपरेट आ जाता है। लेकिन ऊपर आपने देखा कि अगर हम 12H2O के साथ लेते हैं तो नॉर्मली जनरल ट्रेंड जो था उसी पे हमने फॉलो किया है। और एलम इज यूज इन प्योरीफाइंग वाटर एंड एज आप बोल सकते हैं मॉडर्न इन डाइंग इंडस्ट्री। इसमें डाइंग इंडस्ट्री में इनका इस्तेमाल होता है। चलिए तो यहाँ तक बच्चों हमने ये चीज़ें सीख लिया और हमने ये वाला जो है 13 वाला सीख लिया, कंप्लीट कर लिया। अब हम जानने वाले हैं किसके बारे में? कार्बन फैमिली के बारे में जानने वाले हैं, फिर हम नाइट्रोजन फैमिली के बारे में जानने वाले हैं। सो इफ वी टॉक अबाउट कार्बन, कार्बन को कौन नहीं जानता? आप ये पूछिए, कार्बन के ऊपर तो सारी दुनिया ही चल रही है। तो आइए हम कार्बन के बारे में जानते हैं। तो एक बार कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लेते हैं, सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लेते हैं, और इनके कुछ अगर कंपाउंड है तो उनके बारे में पढ़ लेते हैं। और फिर 2 और बच जाएगा, नाइट्रोजन फास्फोरस का चैप्टर आपका फिनिश्ड हो जाएगा। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कार्बन के बारे में पढ़ते हैं। कार्बन क्या होता है आप देखेंगे ध्यान से। कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो होता है 1s2 2s2 2p2। रीजन क्या है? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो 14 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2, राइट। अब देखिए क्या इसमें पढ़ना है आपको। तो सबसे पहले तो कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें आप ग्रेफाइट के बारे में पढ़ेंगे, डायमंड के बारे में पढ़ेंगे, और एक बक मिस्टर फुल्लेरिन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर कार्बन का ऑक्साइड जैसे CO2 होता है, कार्बन का हैलाइड, ठीक है, सेम सिलिकॉन का ऑक्साइड, सिलिकॉन का हैलाइड, और फिर सिलिकॉन का कार्बाइड। बहुत इजी चैप्टर है, मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत इजी चैप्टर है। आपको बस अपने आप को कॉन्फिडेंस रखना है। और इन बड़े आराम से मैं जिस तरीके से डील कर रहा हूँ, इस तरीके से मैं डील कर रहा हूँ कि वीडियो लंबा ना हो जाए, एक एक चैप्टर का 4-4 पार्ट ना हो। तो इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको प्रॉपरली समझ में आए। तो इसीलिए आपको यहाँ पर बड़े दिमाग से कुछ स्मार्ट वर्क भी करना है आपको। तो फोबिया को निकाल के थोड़ा सा काम करना। चलिए आइए हम बात करते हैं। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं कार्बन के कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए कार्बन के बारे में आप जानते हैं, कार्बन जो है टेट्रावैलेंसी रखता है। टेट्रावैलेंसी का मतलब ये होता है कि जो कार्बन होता है ना वो 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4 बॉन्ड बनाता है। सिलिकॉन के भी टेट्रावैलेंसी होता है, यहाँ पे 1 2 3 4। लेकिन अगर कैटेनेशन पावर की बात करें, कैटेनेशन का मतलब होता है लॉन्ग चेन बनाना। लॉन्ग चेन बनाने की जो प्रॉपर्टी है वो कार्बन का ज़्यादा होता है। किसका होता है? कार्बन का ज़्यादा होता है सिलिकॉन से। समझ में आ रहा है? बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा होता है, आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है
तो यहाँ पर देखिए स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा कि कार्बन सिलिकॉन का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, यूनिक प्रॉपर्टी है इसका, कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की सारी चीज़ें हो गई। और आप एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि कार्बन एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन टू द मैक्सिमम एक्सटेंट बिकॉज कार्बन कार्बन बॉन्ड इज मच स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर एलिमेंट बॉन्ड्स एंड इट हैज हायर बॉन्ड एनर्जी। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड की अगर हम बात करेंगे, एक कार्बन जब दूसरे कार्बन के साथ बॉन्डिंग में होगा तो उसको ब्रेक करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा वो क्या होता है, स्टेबिलिटी में होता है, स्टेबल में होता है वो, ठीक। तो उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। एनर्जी वो ज़्यादा रखता नहीं है, वो स्टेबल है, और जो स्टेबल होता है उसकी एनर्जी तो लो होती है, लेकिन उसको तोड़ने के लिए, जो स्टेबल उसको तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देना होता है। जो ऑलरेडी स्टेबल है लाइफ में उसको आपको कुछ, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जो डिस्टर्ब है उसी को आप बिगाड़ सकते हैं। अगर जो स्टेबल है उसको आप बिगाड़ना, कोई बिगाड़ना चाहता है तो उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। देखिए आगे बात करते हैं इलेक्ट्रॉफिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। डायमंड्स एंड ग्रेफाइट आर द क्रिस्टलाइन इलेक्ट्रॉफिक फॉर्म ऑफ कार्बन। अब हम डायमंड की बात करते हैं। डायमंड में जो कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, जबकि ग्रेफाइट में sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। अब आप कहेंगे सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जब हम डायमंड का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वहाँ पर कंप्लीटली जो कार्बन 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 एटम्स होते हैं वो आपस में पूरी तरह से कनेक्ट होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट में जो होता है, देखिए डायमंड की केस में, डायमंड के केस में क्या है, sp2 sp3 है, और आप देखेंगे ग्रेफाइट के केस में sp2 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे sp3 में कितना इलेक्ट्रॉन यूज हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन p का, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, यानी 4 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो गया। और sp2 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन s का और 2 इलेक्ट्रॉन p का, यानी 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। बट कार्बन तो 4 इलेक्ट्रॉन रखता है, रखता नहीं रखता, देखते हैं आउटर मोस्ट में क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 2s2 2p4। तो एक एक इलेक्ट्रॉन जो बच जाता है ना ग्रेफाइट में, वही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का काम करता है। समझ में आ रही मेरी बात? अगर एक कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे ऐसे बहुत सारे कार्बन के आइटम होंगे, तो उसके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स ग्रेफाइट को, क्या जो पेंसिल में होता है आपको ग्रेफाइट, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देता है, जबकि डायमंड के पास होता ही नहीं है। तो इट इज लिंक टू 3 कार्बन एटम इन हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। आप देखेंगे ये 3 कार्बन से अटैच होता है। अगर इसका स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो 1 2 3 कार्बन से ही अटैच होता है, ये ओनली 3 कार्बन से अटैच होता है। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का मतलब देखेंगे इसका ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, यहाँ पे ये कैसा बनेगा, हेक्सागोनल कैसा बनेगा, हेक्सागोनल ये वाला एक इससे कनेक्ट हो गया, फिर ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, इससे कनेक्ट हो जाएगा, इससे 3 से कनेक्ट हो गया आपका। फिर ये वाला आप देखेंगे, ये वाला भी 3 से कनेक्ट होगा, इससे कनेक्ट हो जाएगा, इससे कनेक्ट हो जाएगा, इससे कनेक्ट हो जाएगा। फिर ये वाला भी आप देखेंगे, ये वाला, ऐसे करके स्ट्रक्चर कुछ बनता है इसका। एक इधर कनेक्ट हो गया आपका, एक इधर कनेक्ट हो गया, एक इधर कनेक्ट हो गया आपका। समझ में आ रहा है मेरी बात? और मान लो कि इधर कनेक्ट कर दिया। उसी तरीके से इसका आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये वाला एक इससे कनेक्ट हो गया, ये वाला, और ये वाला मान के चलते हैं इससे कनेक्ट हो गया, कि इससे कनेक्ट हो गया। ऐसे कुछ स्ट्रक्चर ऐसा कुछ इसका होता है। फिर ये वाला इससे कनेक्ट हो गया, तो ऐसा कुछ हेक्सागोनल जैसा बन जाता है स्ट्रक्चर में, जो एक दूसरे पे फ्लिप भी करता है, फिसल भी जाता है। लेकिन डायमंड में 4 का 4 पूरा कंप्लीटली बना होता है यहाँ पे। चलिए ये चीज़ें भी हमने देख लिया किस तरह से कमजोर वंडरवाल फोर्स लगता है, जो आपस में फिसलता भी है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। डायमंड इज केमिकली अनरिएक्टिव वाइल ग्रेफाइट इज रिएक्टिव। ऑब्वियसली यार, रिएक्शन के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन तो ग्रेफाइट के पास है, रिएक्टिव होता है, डायमंड रिएक्टिव नहीं होता है आपका। तो ये आप समझना, आपको डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, वेयर एज ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को ही गुड कंडक्टर का काम करता है। ये समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ आपको? दोनों में काम करता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट डायमंड का यूज की बात करते हैं। डायमंड कहाँ का यूज होता है? तो बहुत ईजी है यार, फॉर कटिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ हार्ड सब्सटेंसेस लाइक रॉक्स एंड ग्लास। पत्थरों और आपने देखा होगा जो कांच होता है, ग्लास को काटने के लिए एक पेंसिल आती है डायमंड की, और दूसरा होता है इन ज्वेलरी। ओहो हो, अरे ये तो पूछो मत, डायमंड के लिए तो क्या लड़का क्या लड़की, हर कोई चाहता है कि डायमंड की चीज़ उसके पास हो। चाहता है कि नहीं चाहता है? बोलो, आपके भी मन करता होगा डायमंड हो। आपने बहुत सारे फिल्मों में देखा होगा, डायमंड की रॉबरी होती है, डायमंड की बहुत स्कैम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। और इन डाई फॉर ड्राइंग, वायर्स फॉर लैम्प्स,
फिलामेंट्स एंड वॉच स्प्रिंग्स। तो ये आप देख सकते हैं कि जो ड्राइंग करने में होता है लैम्प का वायर में फिलामेंट्स जो होता है, और वॉच स्प्रिंग्स का। आगे बात करते हैं, ग्रेफाइट्स इज यूज एज इलेक्ट्रोड। ग्रेफाइट तो इलेक्ट्रोड के रूप में होता है, आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लीजिए, कहीं भी पढ़ लीजिए, या आप देखेंगे जो सेल्स में भी होता है, जो आपकी बैटरी छोटी सी होती है उसके अंदर भी ग्रेफाइट होता है। फॉर मेकिंग क्या लिखते हैं ना, क्रूसिबल्स एंड लेड पेंसिल्स, पेंसिल भी बनाते हैं इसका, एंड हीट रेजिस्टेंस पेंट्स भी इसका बनाते हैं। एक पेंट होता है जिसमें हीट रेजिस्टेंस होता है। हीट रेजिस्टेंस का मतलब समझते हैं आप? हीट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? हीट को रोक के रखने वाला, उसको बोलते हैं हीट रेजिस्टेंस। यानी बाहर वाले हीट को अंदर नहीं आने देगा, अंदर वाले को बाहर नहीं जाने देगा, तो हीट रेजिस्टेंस में चला गया ये। चलिए आगे बात करते हैं, एक फुलेरिन्स दिया है। तो फुलेरिन्स इज ए न्यूली डिस्कवर्ड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। फुलेरिन्स की यदि मैं बात करूं तो एक नया एलोट्रॉप कार्बन का है जो रिसेंटली डिस्कवर किया गया है। रिसेंटली मतलब मैं समझना 6 महीना पहले। द मोस्ट कॉमन फुलेरिन मॉलिक्यूल है 60 कार्बन एटम। एक फुटबॉल की तरह होता है जिसमें 60 कार्बन होता है। दीज कार्बन एटम्स आर लिंक टू क्रिएट द शेप ऑफ हॉलो, लिखा ना सॉकर बॉल की तरह जो आप खेलते हैं। एंड द केमिकल रिएक्शन कैन चेंज द आउटर सरफेस ऑफ फुलेरिन्स। केमिकल रिएक्शन से इसका आउटर सरफेस चेंज हो जाता है। फुलेरिन्स आर कॉल्ड बकमिंस्टर फुलेरिन आफ्टर द नेम ऑफ अमेरिकन आर्किटेक्ट। बकमिंस्टर उनका नाम था, बकमिंस्टर फुलेरिन, तो उन्हीं के नाम से ये दे दिया गया। आगे बात करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑक्साइड ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन, दैट मीन व्हाट, वी वांट टू रिएक्ट कार्बन और सिलिकॉन विद ऑक्सीजन। तो सिंपली भाई जब कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो CO2 बनाएगा, बोलो बनाएगा नहीं बनाएगा, और सिलिकॉन में क्या बनाएगा, SiO2 बना देगा। सो देख लेते हैं एक बार, there are 2 oxides of carbon, namely carbon monoxide and carbon dioxide. So you will very well, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वेरी पॉइजनस एंड हाइजेनिक गैस, और दूसरा CO2 होता है जो कि ये तो रेस्पिरेशन यानी कि हमारे शरीर से भी, बॉडी से भी जुड़ा हुआ है। ये फोटोसिंथेसिस में पौधे इसका फॉर्मेशन करते हैं। सो सिलिकॉन ऑल्सो फॉर्म SiO एंड SiO2, बट सिलिका, जिसको SiO2 को सिलिका कहते हैं, इज एन एसिडिक ऑक्साइड एंड अनरिएक्टिव। SiO2 अनरिएक्टिव होता है, ये भी आपको थोड़ा सा दिमाग में सेट करना है। रीजन आगे हम देखेंगे। इट इज वाइडली फाउंड एज सैंड एंड क्वार्ट। ज़्यादातर ये आप देखेंगे रेत होता है ना, सैंड और क्वार्ट्ज के रूप में पाया जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ मोनोऑक्साइड, अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आप ध्यान से देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के स्ट्रक्चर में, आप खुद भी बना के देखेंगे, कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल कॉपी पे खुद से बना के देखो आप, ऑक्सीजन का 6 होता है सबसे लास्ट में, क्योंकि 8 नंबर पर कार्बन का 4 होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड तो बनाता ही बनाता है, साथ में ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे साथ में ध्यान से देखिए, जैसे ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, तो इसका देखिए ऑक्सीजन कितना 1 2 3 4 5 6 है। इसी को हम थोड़ा अरेंज अभी कर देंगे। तो अरेंज करने के लिए 2 यहाँ पर कर देते हैं, तो इसका वाला 2 यहाँ पर हम कर देते हैं, राइट। अब इसके पास क्या है, 2 और यहाँ पर है, ध्यान समझना यहाँ पे। तो यहाँ पर कहाँ जरूरत होता है ये थोड़ा आप समझना होगा आपको। तो देखिए ये वाला ऑक्सीजन तो अपना 8 कंप्लीट कर लेगा, लेकिन जब कार्बन की बारी आएगी तो कार्बन के पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन ही बचेगा, लेकिन कार्बन 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है। इसीलिए इसका जो लोन पेयर है, यानी ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसको एक एरो के रूप में दिखाते हैं। यहाँ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है यहाँ पे, तो इसलिए स्ट्रक्चर में दिखाया है डबल बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से लिंक है यहाँ पर। तो इट शोज दैट बॉन्डिंग इन CO हैज 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड बिटवीन द कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम। इट हैज 1 sp हाइब्रिडाइज सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड्स के बारे में दिया। तो एक सिग्मा बॉन्ड में चला जाएगा, 2 पाई बॉन्ड्स में चला जाएगा। आगे बात करते हैं, CO2 हैज लीनियर स्ट्रक्चर। CO2 का स्ट्रक्चर लीनियर होता है, जैसा कि आपको दिख रहा है, O साइड में O, बीच में C, दोनों ही डबल बॉन्ड से है। देयर आर 2 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 2 पाई बॉन्ड्स इन CO2 मॉलिक्यूल। इट्स डाइपोल मोमेंट इज 0। क्यों डाइपोल मोमेंट 0 होता है? तो डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं, डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं? तो केमिस्ट्री में डाइपोल मोमेंट प्लस से माइनस क्यों होता है, ऐसा होता है। और एक डाइपोल, देखिए इसका डाइपोल मोमेंट अगर ये कार्बन है तो एक डाइपोल मोमेंट इधर हो गया प्लस, और एक डाइपोल मोमेंट इधर हो गया है प्लस। किसको लेते हैं, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसको प्लस के रूप में ले लेते हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो माइनस में हो जाएगा। तो इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये इसको और ये एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो जब एक दूसरे कैंसिल कर देगा तो बोलेंगे 0 डाइपोल मोमेंट है यहाँ पे। कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए न्यूट्रल ऑक्साइड। ये एक न्यूट्रल ऑक्साइड होता है कार्बन मोनोऑक्साइड CO। इट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड पॉइजनस गैस। इट बर्न्स विद द ब्लू फ्लेम। इट्स टॉक्सिक नेचर इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ए complex by it with hemoglobin in the blood
ये क्यों जहरीला होता है? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन के साथ कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मिल जाता है। इट लीड्स टू ऑक्सीजन डिफिशियंसी इन द ब्लड रिजल्टिंग इन अनकॉन्शियसनेस ऑफ डेथ। अनकॉन्शियसनेस बोल सकते हैं या डेथ, यानी कि कभी कभी मौत भी हो सकती है, क्योंकि ये क्या करता है, ऑक्सीजन की कमी कर देता है हमारे बॉडी के अंदर। कैसे ऑक्सीजन कमी करता है? तो हीमोग्लोबिन के अंदर जो ऑक्सीजन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड वो कम्प्लेक्स रिएक्शन कर लेता है, तो जो ऑक्सीजन सेल्स के पास पहुंचना चाहिए वो पहुंच नहीं पाता है, तो हमारे बॉडी में क्या हो जाता है, डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है यहाँ पे। सो कार्बन मोनोऑक्साइड इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑल्सो एज इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिडिक ऑक्साइड होता है, इसीलिए जब बारिश होती है, मेरी बात ध्यान सुनना, जब बारिश होती है और कहते हैं पहली बारिश होती है यहाँ पर, तो गर्मी जब ज़्यादा होती है तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होता है, तो जो बारिश की बूंदें होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर आती है, तो H3CO3 बना देता है यहाँ पे, H2CO3 जो भी बनाता है यहाँ पे एक एसिड बना देता है, और इसी को हम लोग एसिडिक रेन के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है आपको? ये जो एसिडिक रेन है, यही जब लेक्स में, जलाशय में, नदियों में जाता है तो कई बार मछलियाँ वगैरह मर जाती है, इसलिए पहली बारिश में आपको मना किया जाता है नहाने से, आपको इन्फेक्शन, खुजली वगैरह भी हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड इट इज अ कलरलेस एंड ये एक ऑर्डरलेस गैस, इसका ना कुछ दुर्गंध सुगंध कुछ नहीं होता, दिखाई भी नहीं देता है। इट कैन बी लिक्विफाइड एट हाई प्रेशर, अगर आप हाई प्रेशर देंगे तो इसको आप लिक्विफाई कर सकते हैं, लिक्विड में बन जाएगा ये। एंड लो टेम्परेचर, टेम्परेचर लो करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट जो अगला बोलने जा रहा हूं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस। पूछेगा ड्राई आइस क्या होता है, तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। अब थोड़ा सा जानते हैं कि रूम टेम्परेचर पर CO2 और SiO2 किस तरीके का होता है। तो देखिए, अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करते हैं बच्चों, क्या होता है रूम टेम्परेचर? जब आपसे बोला जाता है रूम टेम्परेचर, डैट मीन व्हाट? अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करते हैं, इसका मतलब वो टेम्परेचर जो हम महसूस करते हैं। नॉर्मली रूम टेम्परेचर कितना हो सकता है, डिपेंड करता है। ठंड का मौसम होगा तो आप देख सकते हैं 12, 14, 15, 16, 17 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल गर्मी है तो 25, 26, 27, 28, एक एवरेज ये रूम टेम्परेचर मान के चलता है ये जो होता है। तो CO2 गैसेस फॉर्म में होता है, जबकि SiO2 जो है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। तो CO2 में भी रिप्रेजेंटेड बाई O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। It is due to the small size of carbon atom which form C डबल बॉन्ड O। कार्बन का स्मॉल साइज होता है, बाई P पाई P बाई ओवरलैपिंग होता है। अभी एक केमिकल बॉन्डिंग में आ गए हम लोग कि P पाई क्या होता है, तो P में आप देखेंगे कार्बन का क्या होता है, 1s2 2s2 2p2। तो आप देखेंगे 2p2 का मतलब है यहाँ पर इस तरह से होता है, ये 3 हो गया ना, तो 3 में 1 2, समझ में आ रहा है? ये वाला वैकेंट, ये वाला खाली होता है, तो आप बोल सकते हैं PX P बाई PZ हुआ। तो ये बोल रहा है P पाई बोल रहा है, P पाई का मतलब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है। अगर ये चीज़ें आपको नहीं समझ में आती, केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में जाके आप पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। सो अगर हम बात करते हैं CO2 मॉलिक्यूल इज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, और ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने आ रहा है, जो आपको दिखाई दे रहा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे तो VVI कर लो, ये चीज़ें पूछता है कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, या आप रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए। देखिए रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है, ध्यान सुनना, जो स्ट्रक्चर यहाँ बना है बिना कोऑर्डिनेट का जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बना था, ये देखिए बिना कोऑर्डिनेट का, ये सब हटा के, ये सब हटा दो आप, ये सब हटा दो, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बना है ये भी हटा दो आप, इस तरह से ये सब हटा दो। तो ये जो स्ट्रक्चर आपका बना है, इस स्ट्रक्चर में आप ध्यान से देखेंगे तो एक चीज़ आपको समझ में आएगी कि अभी थोड़ा मिस्टेक है, दूसरे वाले में O हो गया जबकि C होगा, बाई मिस्टेक थोड़ा सा है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखते हैं स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव का, स्लाइटली नहीं, कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव है यहाँ पे। ये वाला कैसे हुआ, तो ये एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है बच्चों, जिसमें होता क्या है कि कार्बन का आप ध्यान से देखेंगे तो एक तरफ का जो ऑक्सीजन होता है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि आप देखेंगे ये एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक इधर से एक इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन जो है इसका ले लेता है, जबकि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। इसीलिए कार्बन पर कोई चार्ज तो नहीं आता है, लेकिन हाँ अगल बगल वाले ऑक्सीजन पे एक पे माइनस और एक पर प्लस चार्ज जरूर आ जाता है। तो हम बोल सकते हैं CO2 एग्जिस्ट एज discrete molecule at room temperature. CO2 molecules have polar bonds and weak force between them. कमजोर फोर्सेस होता है। The CO2 is a gas at room temperature.
गैसेस में कोई मजबूरी में ही होता, जब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होता है तभी वो गैसेस फॉर्म में होता है। तो यहाँ भी इसी वजह से गैसेस फॉर्म में है ये। ऑन द अदर हैंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड ऑल्सो कॉल्ड एज सिलिका, सिलिकॉन डाइऑक्साइड को हम लोग सिलिका भी कहते हैं, हैज 3 डायमेंशनल नेटवर्क इन विच सिलिकॉन एटम इज टेट्राहेड्रली लिंक टू 4 ऑक्सीजन एटम। एक सिलिकॉन जो है टेट्राहेड्रिकली आप देखेंगे 4 ऑक्सीजन एटम से कनेक्ट होता है। कैसे कनेक्ट होता है अभी आप नीचे आपको दिख रहा होगा, उसका भी हम एक्सप्लेनेशन कर लेंगे। सो it does not have discrete SiO2 units and Si double bond O are not formed। ये बनता है SiO bonds are formed in silica which give rise to network structure। तो नेटवर्क स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो Si2 नेटवर्क सॉलिड इसको कहते हैं, एंड ड्यू टू नेटवर्क स्ट्रक्चर SiO2 इज हाई मेल्टिंग सॉलिड। इसको मेल्टिंग ज़्यादा है, स्ट्रक्चर आपको सामने दिख रहा है, एक सिलिकॉन है, ऐसे 4 ऑक्सीजन से ये कनेक्ट है। क्लियर हो रहा है आपको, 4 ऑक्सीजन से कनेक्ट है। और आपको लग रहा होगा Si2 बनना चाहिए, Si डबल बॉन्ड O होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हर ऑक्सीजन जो है उसको 2 ही बॉन्ड तो चाहिए। तो भाई ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड चाहिए तो सिंपल ही है, या तो ये ऐसा बना ले या तो एक इधर से बना ले, क्या फ़र्क पड़ता है, 2 वही बॉन्ड बनाना है इसको। चलिए इसमें लिखा है ड्यू टू नेटवर्क स्ट्रक्चर SiO2 जो हाई मेल्टिंग सॉलिड, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन भी ध्यान रखना कि SiO2 का जो है क्यों हाई मेल्टिंग होता है, तो इसका नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, इसकी वजह से होता है। कुछ चीज़ें आपको पॉइंट करते चलना है, राइट, और समझते चलना है आपको। 13 की बात आगे हम बात करते हैं जो मैंने आपको बताया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं हैलाइड्स ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन की बात कर लेते हैं। तो कार्बन और सिलिकॉन जो है वो टेट्रा हाइलाइड बनाता है। जैसे कार्बन का बनाता है CCl4 बनाता है, जबकि आप देखेंगे ये बनाता SiCl4 बनाता है। अच्छा, दोनों में फ़र्क समझना है आपको, और यहाँ से एक बहुत बढ़िया सवाल क्रिएट होगा। अगर आप कार्बन का देखेंगे तो कार्बन है 1s2 और 2, यानी कार्बन में 1 और 2 है। तो देखिए 1 अगर आप पहले वाला सेल लेते हैं, अगर आप फर्स्ट सेल लेते हैं बच्चों, फर्स्ट सेल लेते हैं तो उसमें केवल 1s आता है। अगर आप सेकंड सेल लेते हैं, अगर आप सेकंड K सेल लेते हैं, केवल K सेल जिसकी n की वैल्यू 1 होती है तो खाली 1s आएगा। अगर आप L सेल लेते हैं जिसमें n की वैल्यू 2 आती है तो वहाँ पर 1s भी आएगा, 2s भी आएगा और फिर 2p भी आएगा। अगर आप M सेल लेते हैं जिसमें n की वैल्यू 3 होती है तो यहाँ पर हम 1s भी आएगा, 2s 2p भी आएगा, 3s 3p और फिर 3d भी आएगा। आपको ये समझना पड़ेगा। यानी कि आप एक बात समझें ध्यान से तो आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगा कि जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिलिकॉन की, तो हम तीसरे वाले में एंट्री कर चुके होते हैं। देख रहे हो 333, तो कहीं ना कहीं इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है। d ऑर्बिटल क्या होता है, वैकेंट होता है। 1 2 3 ऐसे करके इसका 5 होता है ये, तो क्या होता है, वैकेंट होता है। 1 2 3 4 5 इस तरह से वैकेंट होता है, यानी खाली होता है। इसको 3D नॉट से हम लोग दिखाते हैं। सो बहुत मेजर डिफरेंस आ जाता है कि सिलिकॉन के पास जो है, सिलिकॉन के पास अवेलेबल होता है, यानी d ऑर्बिटल होता है इसके पास, भले ही खाली है लेकिन होता है, और इसके पास नहीं होता है, नॉट d ऑर्बिटल इसके पास नहीं होता है। इसकी वजह से सिलिकॉन जो है कॉम्प्लेक्स आयन बना लेता है, जबकि कार्बन कॉम्प्लेक्स आयन नहीं बना पाता है। ये बात आपको दिमाग में सेट कर लेनी है। यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं एक बार। कार्बन एंड सिलिकॉन फॉर्म्स टेट्राहाइलाइड्स इन CCl4 एंड SiCl4। द सेंट्रल एटम इज sp3। सेंट्रल एटम sp3 है, क्योंकि 4 बॉन्ड, sp3 मतलब 4 बॉन्ड, ये भी 4 बॉन्ड sp3 है, राइट। आगे बात करते हैं, एंड दे हैव 4 कोवैलेंट बॉन्ड, ऑब्वियसली 4 बॉन्ड होगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर ड्यू टू अब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल। देख रहे हैं, क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल है नहीं तो वाटर के साथ हाइड्रोलाइज्ड नहीं होता है ये। तो d ऑर्बिटल आपसे इनका वैलेंस सेल में जो है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और बाकी ये 2p2 में एक px1 में जाता है, p2p/1 में जाता है। बट सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड इज रेडियली हाइड्रोलाइज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ d ऑर्बिटल इन द वैलेंस सेल ऑफ सिलिकॉन, जिसमें इसका होता 3s2, वो गलत है, p6 नहीं होगा, वो 3s2। आप आगे देखेंगे 3s2 3p2 और 3d0, यानी 3d0 ऐसा हो जाएगा, 3s2 3p2 3d0, 1s2 2s2 2p6, ये हो गया इसका। तो इस तरीके से जो है ये आप देखते हैं
ये आप देखेंगे 2 2 4 6 4 10 10 और ये 14 हो गया जोड़कर यहाँ पर ये। सो डैट मीन व्हाट, इसका मतलब हमने यहाँ पर एंटर तो कर लिया है, इसके पास भले ही खाली है तो जरूर, इसीलिए SiCl4 वाटर के साथ रिएक्शन करता है जिसमें 4 HCl हट जाने के बाद SiOH का होल ट्वाइस बनता है, यानी इसको सिलिका एसिड के नाम से जानते हैं। आप OH4 में से एक H2 हटा देंगे तो बचेगा H2SiO3 और इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सिलिकिक एसिड के नाम से जानते हैं। सो कार्बन डज नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स आयन लाइक CFC2- इस तरह से नहीं बना सकता ड्यू टू अब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स, बट सिलिकॉन फॉर्म्स SiF6 2-। The availability of d orbitals in Si is responsible for the ability of silicon and not carbon to form the complex ion SiF6 2-। so ये लाइन पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको दिमाग में सेट कर लेना कि d ऑर्बिटल की सारी कहानी है। चलिए एक और लास्ट बच रहा है, सिलिकॉन कार्बाइड SiC, इट इज कॉमनली कॉल्ड, हम क्या बोलते हैं इसको, कार्बोंडेनम बोलते हैं, और इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग सिलिका विद एक्सेस ऑफ कार्बन इन एन इलेक्ट्रिक फर्नेस, जैसा कि आप देख सकते हैं। SiO2 प्लस 3 कार्बन आइटम तो बना दिया SiC प्लस 2CO। सो सिलिकॉन कार्बाइड इज एक्सट्रीमली हार्ड, सिलिकॉन कार्बाइड जो SiC होता है काफ़ी हार्ड होता है। इट इज केमिकली वेरी स्टेबल सब्सटेंस होता है। इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर, आप देख सकते हैं टू डेट ऑफ डायमंड विद कार्बन, जैसे डायमंड में होता है sp3 वैसे इसमें होता है। SiC इज वाइडली यूज्ड एज एब्रेसिव, मतलब होता है आप बोल सकते हैं घर्षण, यानी कि रुखड़ा, फ्रिक्शन की तरह, फ्रिक्शन के लिए रुखड़ा, चिकना के लिए नहीं, रुखड़े के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो बच्चों फिर आगे जो है, आगे जो बच गया ये आपका 15 वाला बच गया, इसको हम कोशिश करेंगे अगले पार्ट में करने के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है पौन घंटा का वीडियो बन चुका है। और देखिए अभी क्या है ना, मैं बहुत सोच रहा था कि अगर मैं पुराने वाले तरीके से पढ़ाता, जैसे मैं बोर्ड पे एक एक चीज़ को लिखता, एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करता, फिर सारी चीज़ें करता, तो फिर क्या होता, जो अभी लगभग 50 मिनट 1 घंटे के आसपास का वीडियो बना, ये 2 पार्ट में यही बनता, फिर ये वाला अगला पार्ट 2 पार्ट में बनता, तो 4 पार्ट हो जाता, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इतना 4 पार्ट बना सकूँ, और आपके लिए भी अच्छा रहेगा कि आपको समझ में आ जाए। मैं तो यही कोशिश रहूँगा 1 शॉट या 2 शॉट में चैप्टर को फिनिश कर देना है। और अभी जो है, अभी जैसे इस महीने पूरा हम कवर कर लेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री को, तो अगले महीने केवल और केवल, अगले महीने केवल और केवल टर्मिनल क्वेश्चंस, इंटेक्स क्वेश्चंस, प्रीवियस क्वेश्चंस, खाली क्वेश्चन, रोज हम ना एवरीडे क्वेश्चंस, भरपूर क्वेश्चंस करेंगे। इतने सारे क्वेश्चंस हम कर लेंगे अगले महीने, अगस्त के बाद सितंबर महीने में इतने सारे क्वेश्चंस कर लेंगे कि मज़ा आ जाएगा। अक्टूबर में जो आपका एग्जाम आएगा मज़ा आ जाएगा, आपको लगेगा यार मज़ा आ गया। मतलब इतने सारी तैयारी करवा दूंगा, खुद भी आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा, मतलब ऐसा आपको लगेगा ही नहीं कुछ आपको हार्ड। जैसे जब मैं 10th में था तो मैं एग्जाम के 1 महीने पहले बहुत कूल हो गया था, क्योंकि उससे पहले मैंने पूरा मेहनत किया था। और मेहनत क्या करता था, मैं चीज़ों को याद करता था, रटता नहीं था, समझता था, जो रटना होता वो रटता था ट्रिक के जरिए, और उसको मैं लिखता था, यानी कि सेट बनाता था। टाइमिंग अलार्म सेट कर दिया, सेट बना, आप भी सेट बनाना शुरू करोगे, आपको भी मैं सलाह दूंगा। मैथ के फार्मूले हैं, पूरे 10th के मैथ के फार्मूले में आधे घंटे में रोजाना लिखता था। शुरू में 45 मिनट लगा, फिर 40 मिनट लगा, फिर बाद में जाके 20 मिनट में भी मैं पूरा मैथ का फार्मूला लिख देता था। तो ऐसे करके मैंने अपनी प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग की थी। फिर 1 महीना पहले क्या था कि चूँकि मैं जहाँ मैं गांव में रहता था तो वहाँ पर मैं क्या ट्यूशन पढ़ाता था। मेरी आदत शुरू से, मैं लगभग अपनी क्लासेस ट्यूशन जो है 6-7 क्लास से पढ़ा रहा हूँ। 8 क्लास 9 क्लास में जब मैं गया था तो बड़े अच्छे तरीके से जो है एक अच्छे बैच को पढ़ाना शुरू कर दिया था, मैंने अपने घर पे पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो वहाँ पर क्या था, जब मैं 10th में था और तो 10th के बैच पढ़ाता था मैं। अब आपको हंसी आ रही होगी तो मैं क्या करूँ, मुझे भी कई बार विश्वास नहीं होता, पर जब मैं 10th में था तो मैं 10th के बच्चों को पढ़ाता था, यानी गाँव के कुछ बच्चे 10th के थे उन्हीं को मैं पढ़ाता था। तो वो मेरे ही हम उम्र थे, एक ही क्लास के थे और एक ही हाई स्कूल भी था, फिर भी वो इज्जत करते थे, पढ़ते थे। तो वो क्या था कि अभी जब हम लोग घूमने जाते थे एग्जाम के 1 महीना पहले, तो मेरा जो घर है वो मतलब पहाड़ के ठीक नीचे है, पहाड़ी इलाके में है, और बड़ा बढ़िया मौसम रहता है, वातावरण रहता है। तो ऐसे घूमने के लिए निकलते थे, तो अपने जो मेरे स्टूडेंट होते थे, एक को मैं मैथ का बुक हाथ में ले लिया, दूसरे को मैंने साइंस का बुक दे दिया, तीसरे को मैंने सोशल साइंस का बुक दे दिया, एक को संस्कृत दे दिया, ऐसे सबको बुक दे दिया। और मैं घूम भी रहा हूँ और मैंने सबको पूछा कि भाई तुम्हें जहाँ मन करे पूरे सिलेबस से वहाँ से पूछो, पर पूछो एक एक करके। तो इससे मेरा फ़ायदा क्या होता था, इससे फ़ायदा मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। इससे फ़ायदा ये होता था कि मैं आराम से टहल भी रहा हूँ, घूम भी रहा हूँ, इंजॉय भी कर रहा हूँ,
और जैसे गूगल पे आप सर्च करते ना तो आंसर आ जाता, वैसे उसने पूछा, मुझे सारा आंसर क्लियर है क्योंकि मैंने इतना पढ़ लिया, इतनी प्रैक्टिस कर ली थी और मैं बताया था। ठीक है, आप कहेंगे सर फिर टॉप क्यों नहीं किया आपने? देखिए होता है कुछ चीज़ें, कुछ मिस्टेक भी होता है, कुछ चीज़ें जो एग्जाम से पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या मिस्टेक आपको नहीं करना है, किन किन चीज़ों से आपको बचना है। तो मुझे कोई बताने वाला नहीं था, तो कुछ चीज़ें की वजह से गड़बड़ होता है, बाकी ठीक था। प्रैक्टिस अच्छी रहती है, मैथ में आपका पूरा नंबर उठेगा, फिजिक्स में पूरा नंबर उठेगा आपका। मैं अपने 10th की बात करूं तो मैथ में जो है 89 मार्क्स था मेरा, और एक 5 मार्क्स का ग्राफ था, वो 5 मार्क्स का ग्राफ मैंने पेन से बना दिया, तो 5 नंबर तो ऐसे ही चला गया, अगर वो आता तो फिर 94 होता, 2 ऑब्जेक्टिव मिस्टेक हो गया था तो वो 96 आता, मेरे दोस्तों को 94 आता, ऐसे कंपटीशन चलता था हम लोगों का। तो आपको भी माइंड में सेट करके चलना है कि हमें इतना मार्क्स लाना है, हमें मैथ में इतना लाना, फिजिक्स में इतना लाना, किसी में कम नहीं रखना, क्योंकि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री का वादा करता हूँ आपको इतना प्रैक्टिस करवा दूंगा, इतना प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आप मात खाओगे ही नहीं। तो खैर इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, ऐसे ही हंसते खिलते मुस्कुराते रहें, और तब तक जय हिंद जय भारत।